तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपना लेक्चर 8, जिसमें हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू को, प्रायद्वीपीय पठार को। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें इसका हिंदी तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार प्लेट्यू। ठीक है। अब प्लेट्यू है क्या, प्लेट्यू कौन सा स्ट्रक्चर है, तो हमने आपको बताया था कि हील जब डिप्लीट होता है, धीरे धीरे कटता है, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसके बारे में मैंने बताया था कि हील की जो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए वो 600 मीटर के आसपास होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि जो प्लेट्यू होती है वो डिप्लीट होके इससे नीचे आ जाती है और इस पे पॉइंटेड जो होता है कुछ शेप नहीं होता, ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है हिल से। तो ये वाली स्ट्रक्चर हमारी प्लेट्यू। तो हम लोग देखते हैं पहले कि जो डिवीजन है इंडिया में जो प्लेट्यू का वो किस तरीके से है और कैसे इसको कैटेगराइज किया गया है। मोटा मोटी हम पहले डिवीजन देखेंगे और बाद में स्पेसिफिकली हम एक एक करके उन सारे प्लेट्यू डिवीजन्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो अरेंजमेंट का खेल है। अगर आप अरेंजमेंट अगर समझ गए, चीज़ों को अगर अरेंज करके पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो ये जो होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है गाइस। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ, ये वाला जो पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट जो है हमारे पास ये वाला पार्ट होता है। तो ये जो पार्ट है ये टोटल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कहलाता है, ये हमारा कहलाता है दक्कन प्लेट्यू। ठीक है। दक्कन का पठार इसको कहते हैं। तो ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया हमारा। उसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा इसको अगर आप ऐसे ले लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और ये जो पार्ट जो बचा है इधर, ये हमारा वेस्टर्न घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट हो गया। इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है ईस्टर्न घाट। क्या कहलाता है? ईस्टर्न घाट। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास इंडियन डेजर्ट है, और ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पूरा ये वाला पार्ट ये कहलाता है नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। उत्तर का विशाल मैदान ये वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है। और ये जो बच गया है ऊपर में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पार्ट ये वाला, ये हमारा हिमालय रेंज कहलाता है। हिमालय रेंज। तो ये मोटा मोटी डिवीजन है हमारे किसका? पेनिनसुलर प्लेट्यू का, प्रायद्वीपीय पठार का। इसमें पहले हमने आपको बताया डेक्कन प्लेट्यू, फिर हमने आपको दूसरे नंबर पर बताया वेस्टर्न घाट, तीसरे नंबर पे ईस्टर्न घाट, चौथे नंबर पे हमने क्या बताया? इंडियन डेजर्ट, पांचवें नंबर पे हमने आपको बताया उत्तर नॉर्दर्न प्लेन पांचवें नंबर पे, और छठे नंबर पे हमने बताया हिमालय रेंज। तो ये मोटा मोटी डिवीजन है। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू हम लोग देखने वाले, पेनिनसुलर प्लेट्यू को, प्रायद्वीपीय पठार को लिख देता हूँ, प्रायद्वीपीय पठार। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं। ये जो हिल्स होता है, हिल्स की जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 600 मीटर होनी चाहिए, या उससे क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 600 मीटर होनी चाहिए। और टिप जो होना चाहिए वो पॉइंटेड होना चाहिए। टिप क्या होना चाहिए? पॉइंटेड होना चाहिए। बट यही जब डिप्लीट होता है वेदरिंग कंडीशंस को लेके, फिर वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो होती हैं, या फिर अदर जो क्लाइमेट चेंजेस और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जो होते हैं, उसकी वजह से ये क्या होने लगती है? डिप्लीट होने लगती है। डिप्लीट होकर और ये पॉइंटेड शेप इसका खत्म होकर ये कुछ फ्लैट बन जाता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जब बनता है तो इसे हम पठार बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। पठार बोलते हैं और प्लेट्यू इसको बोला जाता है। ठीक है। तो हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू को, प्रायद्वीपीय पठार को। अब प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो कि 1, 2, 3 तीनों तरफ से क्या हो? पानी से घिरा हो, कवर्ड विथ वाटर, या बोल सकते हैं कि 3 साइड जो है वो कवर अगर हो वाटर से तो वो क्या कहलाती है? प्रायद्वीपीय पठार कहलाती है। ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाती है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का स्ट्रक्चर वो होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहें इस वाले मैप में, तो ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा कहलाता है दक्कन प्लेट्यू इसको बोलते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे दक्कन का पठार। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये है।
उसी तरीके से यहाँ पर जो सेंट्रल हाईलैंड है, मतलब बीच में जो उभरा हुआ पार्ट है, सबसे ऊंचा जगह है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल हाईलैंड। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है। और तीसरे नंबर पे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से लेके ये वाला पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिया का ये वाला पार्ट। ए में हम देख लेते हैं इसको सेंट्रल हाईलैंड, बी में हमारे पास है दक्कन प्लेटू, और सी जो है ये हमारा कौन सा पार्ट है? तो ये हमारे पास शिलोंग प्लेटू। ये कौन सा कहलाता है? शिलोंग प्लेटू। ये हमारा शिलोंग प्लेटू। ठीक है। इधर तो आपको पता होगा, इधर हमारे पास अरब सागर है, अरेबियन सी। नीचे में हमारे पास हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और इस तरफ जो है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है। तो हमने 3 पार्ट देखा। पहले हमने देखा सेंट्रल हाईलैंड है हमारे पास। क्या है? सेंट्रल हाईलैंड है, जो उभरा हुआ पार्ट है बिल्कुल बीचों बीच, वो क्या है? सेंट्रल हाईलैंड है। दूसरा हमारे पास दक्कन प्लेट्यू है, और तीसरा हमारे पास कौन सा है? तो शिलोंग प्लेट्यू। तीसरा हमारे पास कौन सा है? तो यह है हमारे पास शिलोंग प्लेट्यू। ठीक है। अब सेंट्रल हाईलैंड को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड का डिवीजन हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो पहले हम सेंट्रल हाईलैंड को डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट्स में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड को हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं 2 पार्ट में, क्योंकि सेंट्रल हाईलैंड है। अब हम लोग पठार देखने जा रहे हैं, तो ये हिल्स होगा, जरूर कभी ये पहाड़ रहा होगा, पर्वत रहा होगा, और उससे क्या बना होगा? ये पठार बन गया होगा, डिप्लीट होगा। तो हम लोग इसमें 2 चीज देखने वाले हैं, 2 पार्ट में सारे को डिवाइड करेंगे। वी आर गोइंग टू डिवाइड सेंट्रल हाईलैंड एज वेल एज डेक्कन प्लेट्यू एज वेल एज शिलोंग प्लेट्यू इन 2 पार्ट्स। ओके। द फर्स्ट वन इज व्हाट? फर्स्ट वन इज हिल्स एंड द सेकेंड वन इज प्लेट्यू। मतलब यहाँ पे पर्वत और यहाँ पे पठार। ठीक है। यहाँ पे पर्वत हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा पठार। ये 2 पार्ट में हम बांटेंगे। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है हमारा, पर्वत जो है इसमें तीन लाई करता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो पहला जो है अरावली रेंज इसमें लाई करता है। कौन सा? अरावली रेंज। दूसरा जो इसमें लाई करता है वो है विंध्याचल रेंज, या फिर विंध्या रेंज भी इसको बोलते हैं, विंध्या रेंज। और तीसरा जो हमारा लाई करता है वो है राजमहल रेंज, राजमहल रेंज। अब रेंज में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? तो मैंने आपको बताया था रेंज जो होता है ये पहाड़ों का कुछ समूह होता है, जिसमें जो होता है एज जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। स्काई लाइन मैंने आपको बताया था कि स्काई लाइन क्या होता है। तो स्काई लाइन होना चाहिए यहाँ पे सेम, एज होना चाहिए सेम, और हाइट जो होना चाहिए लगभग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सारे पहाड़ का ग्रुप में हो तो उसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो ये 3 रेंज हमारे पास, अरावली है, विंध्याचल है और राजमहल है। उसी तरीके से प्लेट्यू में अगर देखें तो हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारे पास मालवा का पठार, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहला हमारे पास मालवा का पठार। दूसरा हमारे पास बुंदेलखंड का पठार। तीसरा हमारे पास बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड। और चौथा है हमारे पास छोटा नागपुर। 4 है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। देखिए सेंट्रल हाईलैंड का जो है डिविजन्स हम लोग इस तरीके से कर दिया हमने। अब एक एक करके हम क्या करेंगे? इन सारे को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया, स्पेसिफिक हमने क्या किया, जितने भी रेंज है हमारे वो तो मोटा मोटी हमने यहाँ पर देखा था। यहाँ पर स्पेसिफिकली हमने क्या किया है कि सारे जो रेंज है हमारे, जैसे हम अरावली रेंज है, विंध्या रेंज है, राजमहल रेंज है, हमारे सेंट्रल हाईलैंड में जितने भी हिल्स हैं, हिल्स वाले रेंज, जैसे यहाँ पर देखिए हमने हिल्स वाले में बताया 3 रेंज हमारे पास, अरावली रेंज, विंध्याचल रेंज और राजमहल रेंज। तो सारे को स्पेसिफिकली हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, दिखाया है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं पढ़ने यहाँ पे कौन सा, अरावली रेंज। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अपने अरावली रेंज को। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो हिल्स में हम लोग देखने वाले हैं अरावली रेंज को। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि पहले हम लोग देखने जा रहे हैं हिल्स को। यहाँ पे लिख देता हूँ हिल्स, और इस हिल्स में भी पहला जो है हमारा वो कौन सा होगा, अरावली रेंज। अरावली श्रेणी,
हिंदी में आप लिख सकते हैं अरावली श्रेणी। ठीक है, तो अरावली रेंज जो है वो बेसिकली हमारे पास 4 स्टेट्स में लाई करती है। सबसे पहला है हमारे पास गुजरात, और यहाँ पर अगर मैप में मैं दिखाना चाहूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ये हमारे पास अरावली रेंज। ठीक है, यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ, ये है अरावली रेंज। तो ये 4 स्टेट में लाई कर रहा है। पहला कौन सा है ये देखिए, पहला है गुजरात, दूसरा है हमारे पास राजस्थान, तीसरा है हमारे पास हरियाणा, चौथा है दिल्ली। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अरावली रेंज जो है लाई कितने में करता है। सबसे पहले है गुजरात, दूसरा कौन सा है हमारा राजस्थान, तीसरा है हमारे पास हरियाणा, और चौथा है हमारे पास दिल्ली। ठीक है, तो ये है अरावली रेंज का एक्सटेंशन, इसको आप लिख लीजिए एक्सटेंशन, कहां से कहां तक ही फैलाव है इसका, फैलाव जो है अरावली रेंज का यहां तक। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको अगर इस तरीके से ड्रॉ करूं, ये है हमारा अरावली रेंज, मान लीजिए कुछ इस तरीके से जैसा यहाँ पे फिगर में है। तो ये हमारे पास ये वाला हमारे पास दिल्ली है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं कि देखिए दिल्ली में जो लाई करता है यहाँ पर हमारा रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए रायसीना हिल्स, और यहाँ पर क्या है प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस। तो प्रेसिडेंट हाउस कहाँ पर है, तो ये है रायसीना हिल्स में। रायसीना हिल्स किसका पार्ट है, तो ये अरावली रेंज का पार्ट है। कहाँ पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आते हैं दिल्ली के बाद हरियाणा को छोड़ देते राजस्थान में अगर आते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट है याद रखने लायक कि माउंट आबू जो हिल स्टेशन है यहीं पे है। अब ये दिल्ली था तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं राजस्थान, राजस्थान। पहला चीज माउंट आबू, माउंट आबू जो हिल स्टेशन है वो कहाँ पे है, तो ये यहीं पे है। दूसरा है दिलवारा टेम्पल, दिलवारा टेम्पल जो है यहीं पे है, जैनिज्म पे आधारित है, ये जैन मंदिर है, ये भी यहीं पे है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गुरु शिखर, गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है राजस्थान में है, ये पूरे रेंज का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान में, जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर है। और गुरु शिखर की जो हाइट है वो है 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर। तो पूछा जाए कि अरावली रेंज की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, तो दैट इज गुरु शिखर। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दैट इज गुरु शिखर। इसको याद रखना है। ठीक है, इसकी अगर हाइट याद रख सकते हैं तो 1722 मीटर जो है इसकी क्या है, हाइट है। यहाँ पे मीटर है, किलोमीटर नहीं, याद रखिएगा। 1722 मीटर यहाँ पे इसकी हाइट है। अच्छा, माउंट आबू जो हमने यहाँ पे बताया है, माउंट आबू हिल स्टेशन पे एक लेक भी मिलता है, एक लेक भी है, बहुत फेमस लेक है। और ऊंचाई पर ये लेक जो है काफी खूबसूरत, इसका जो नाम है वो है नक्की लेक, नक्की झील यहीं पे मिलता है। माउंट आबू ये तो खुद एक ऊंचाई पे है, और इस पर हमारा क्या मिलता है, नक्की लेक मिलता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें बताई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने हिल्स में अरावली रेंज में कौन कौन से स्टेट में लाई करता है। गुजरात में लाई करता है, राजस्थान में लाई करता है, हरियाणा में और दिल्ली में लाई करता है। दिल्ली में अगर बात करें तो रायसीना हिल्स है जो कि अरावली रेंज का एक पार्ट है, और यहीं पे हमारा प्रेसिडेंट हाउस है। दूसरी चीज अगर बात करें राजस्थान की तो माउंट आबू हिल स्टेशन यहीं पे है, उसी हिल स्टेशन पे नक्की लेक है ऊंचाई पे, इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। दिलवारा टेम्पल जो है जैनिज्म से रिलेटेड है, और जैन मंदिर है एक जो कि हमारा कहाँ पे है, राजस्थान में है, और ये हिस्टोरिकल पैलेस है, बहुत पुराना है। गुरु शिखर जो है ये इसकी पूरे अरावली रेंज की, मतलब पूरे अरावली रेंज की अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो गुरु शिखर है। अब अरावली रेंज हम बोल रहे हैं
तो रेंज का मतलब है कि इस तरीके से बहुत सारी क्या होंगी वहाँ पे पहाड़ होगी, जिसमें जो सबसे बड़ा होगा ये वाला सबसे बड़ा होगा, यही है हमारा गुरु शिखर। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे विंध्या रेंज को। कौन सा रेंज है हमारा? दूसरा रेंज जो हमारा वो विंध्या रेंज है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ कि अंडर हिल्स हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? विंध्या रेंज, सेकंड वाला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विंध्या रेंज। हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं विंध्या रेंज को। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी भी इसको बोल सकते हैं, हिंदी में आप लिख सकते हैं कि विंध्याचल श्रेणी है ये हमारी, सॉरी, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं विंध्या रेंज को। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पर अरावली रेंज हमने यहाँ पर देखा था, अब विंध्या रेंज को अगर दिखाना चाहूँ, विंध्याचल रेंज को अगर दिखाना चाहूँ, तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ऐसे करके एक एक करके मैं सारे को क्लियर करूंगा। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में। तो ये वाला जो पार्ट है वो है हमारे पास विंध्या रेंज, यही है हमारा कौन सा? विंध्या रेंज। ये हमारा कौन सा है? विंध्या रेंज। इसको याद रखना। ठीक है, दैट इज आवर विंध्या रेंज। ओके, अब विंध्या रेंज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले विंध्या रेंज का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक, विंध्या रेंज कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। इसका जो एक्सटेंशन है, मैं यहाँ से अगर बात करूँ यहाँ पे, तो ये कुछ पार्ट आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास एमपी में है, ये वाला पार्ट है हमारा, ये देख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में है कुछ पार्ट, यूपी में हमारा कुछ पार्ट है। ठीक है, और विंध्या रेंज का कुछ पार्ट हमारा यहाँ पे भी है, बिहार में भी। अब ये बिहार में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कैमूर रेंज, ठीक है, कैमूर रेंज है, और एक्चुअली में ये कैमूर रेंज जो है यहाँ तक फैला हुआ है कुछ बिहार तक। तो ये हमारे पास कौन सा है? ये है हमारा कैमूर रेंज। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैमूर रेंज। ये कहाँ पे है? बिहार में, कैमूर रेंज। एक किसका पार्ट है? तो पार्ट ऑफ विंध्या रेंज, पार्ट ऑफ विंध्या रेंज। विंध्या रेंज का ये क्या हिस्सा है? ये कैमूर रेंज। तो ये दोनों मिलाकर, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर हमारा कौन सा बनता है? विंध्या रेंज। फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू विंध्या रेंज। इसको याद रखिए। तो एक्सटेंशन की अगर बात करें तो ये हमारे पास मध्य प्रदेश प्लस यूपी और प्लस बिहार, प्यारा बिहार, अपना बिहार। ठीक है, ये तीनों है, एमपी, यूपी और बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ये बिहार में इसका एक्सटेंशन है। अच्छा, यूपी में और जो ये बिहार में है, यूपी और बिहार में जो रेंज है, ये दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं कैमूर रेंज। कैमूर रेंज बिहार और यूपी भी यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि ये देखिए यूपी और बिहार में बेसिकली इसका एक्सटेंशन ज्यादा है कैमूर रेंज का, तो इसलिए यहाँ पर हमने यूपी को भी ऐड कर दिया। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों मिलाकर हमारा कौन सा रेंज है? तो ये कैमूर रेंज है, कैमूर रेंज। अब कैमूर रेंज क्या है, किसका पार्ट है? तो ये विंध्या रेंज का पार्ट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे से जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं इसके एक्सटेंशन की बात करूँ, इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ, इसको 1 को और 2 को, मतलब कैमूर रेंज और ये विंध्या रेंज को। तो कैमूर रेंज और विंध्या रेंज को अगर साथ में लेंगे तो मान लीजिए कि ये हमारा रेंज बना। ठीक है, ये रेंज बना। तो यहाँ पर हमारे पास मध्य प्रदेश है, यहाँ पे यूपी है और यहाँ पर हमारे पास बिहार है। ये हो गया हमारा एमपी, ये हो गया यूपी और दिस इज और बिहार। ठीक है, तो गुडविल पिक जो है ये एमपी में है, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार को तीनों को डिवाइड कर दिया। ये पिक को, चोटी को दिखाने का तरीका मैं ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वाला जो पिक है ये हमारे पास गुडविल पिक, गुडविल पिक, हिंदी में इसको बोलते हैं सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर। ठीक है, तो गुडविल पिक जो है वो हमारा कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है, और यही जो है विंध्या रेंज की सबसे बड़ी चोटी। विंध्या रेंज की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो सद्भावना शिखर, ये वाली। हाइट की अगर इसकी बात करें तो वो कितनी है? 752 मीटर, काफी कम है हमारे अरावली रेंज से। अरावली रेंज इसका मतलब क्या है? ये ऊंचा है इससे,
हाँ बिल्कुल ऊंचा है, क्योंकि वहां पर 1722 मीटर था। अरावली की जो हाइट थी, ये वाली रेंज है, इसकी हाइट की अगर बात करें तो ये 1722 मीटर थी। यहाँ पर हमारे पास मात्र 752 मीटर है, 752 मीटर है। तो गुडविल पीक जो है, सद्भावना शिखर जो है हमारा, वो 752 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। लेकिन इस रेंज की सबसे बड़ी शिखर यही है हमारी गुडविल पीक, इसको याद रखिएगा। अच्छा, यूपी का जो मिर्जापुर है, यूपी का जो मिर्जापुर है, यहाँ पे देखिए इसी विंध्या रेंज में आता है। तो मतलब यहीं पे कहीं पे क्या है, यूपी में अगर मिर्जापुर है तो इस रेंज के अंदर लाई करता है। तो मैं यहाँ पर इसको डिनोट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मिर्जापुर। मतलब मिर्जापुर भी क्या है, यूपी का, और मिर्जापुर लाइज ऑन विंध्या रेंज पे ये क्या करता है, लाई करता है। कौन सा, मिर्जापुर लाई ऑन विंध्या रेंज, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हमने आपको बताया। अब अपने थर्ड जो हमारा जो रेंज है, जो राजमहल हिल है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपने राजमहल हिल्स को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और यहाँ पर हम अंडर हिल देख रहे हैं अभी। तो इसमें हम लोग थर्ड वाला देखेंगे। अपना थर्ड वाला क्या है, राजमहल हिल्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं राजमहल हिल्स, हिंदी में राजमहल हिल्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास झारखंड, इसका जो एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे कौन सा है राजमहल हिल्स, ये देखिए राजमहल हिल्स कौन सा है, तो ये रहा हमारा राजमहल हिल, ठीक है। तो इसकी एक्सटेंशन की अगर बात करें, कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव है, तो एक्सटेंशन जो होगा इसका, वो होगा हमारे पास झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल। थोड़ा सा पार्ट इसका वेस्ट बंगाल में भी आता है, ये देखिए वेस्ट बंगाल में, और झारखंड में ये अधिकतर पार्ट इसका झारखंड में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक जो मंदिर है हमारे पास, पारसनाथ मंदिर, नाथ टेम्पल जो है वो हमारा कहाँ पे है, झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड में है, और राजमहल रेंज पर ही आता है, ये राजमहल रेंज पर ही आता है, ठीक है। प्रेजेंट एट राजमहल रेंज। ये जो टेम्पल है बेस्ड ऑन जैनिज्म, जैन मंदिर है ये, ठीक है। तो यहां से बस यही याद रखेंगे कि एक टेम्पल है हमारे पास पारसनाथ टेम्पल, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में जो एक्सटेंशन है इस राजमहल हिल्स का, इसी हिल्स पे हमारा क्या करता है, लाई करता है पारसनाथ मंदिर, जो कि जैनिज्म पे आधारित है, एक जैन मंदिर है हमारा, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं पठार को देख लेते हैं। ये हमने हिल्स को देख लिया, 3 हिल्स हमने बताए थे कैटेगराइज करके, तीनों हिल्स को हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पठार को देखते हैं, ठीक है। चलिए तो ये रहा हमारे पास पठार। तो सबसे पहले हमारे पास पठार को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, तो देखिए एक बार मैं रिवाइज करवा दूं आपको। तो पठार जो था हमारे पास, वो हमने डिवाइड किया था इसको 4 पार्ट में। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला था हमारे पास मालवा का पठार, फिर दूसरा हमारे पास कौन सा, बुंदेलखंड, तीसरा था हमारे पास बघेलखंड, ठीक है, और छोटा नागपुर। चौथा था हमारे पास छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर, ठीक है। मालवा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, और छोटा नागपुर हो गया। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको, ठीक है, बुंदेलखंड को। तो देख लेते हैं बुंदेलखंड को हम लोग, या पहले हम लोग क्या करते हैं, मालवा को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा कौन सा है, मालवा। तो पहले हम लोग किसको जा रहे हैं पढ़ने, मालवा को पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू
या फिर मालवा का पठार, हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मालवा का पठार जो है वो कौन कौन सा है। इस मैप पे मैंने कुछ पठार को कुछ क्या, हमने इंडिया के जितने भी पठार हैं उन सारे को हमने क्या किया है, स्पेसिफिकली रीजन वाइज हमने क्या किया, यहाँ पर दिखा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे। ठीक है, रीजन वाइज स्पेसिफिकली हमने इसको दिखा दिया है ताकि टोटल क्लियर एंड कट हो जाए, बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे कि इस स्टेट में इतना भाग रहा है, यहाँ पे इतना है, ये है वो है। नहीं, एग्जैक्टली जो लोकेशन होनी चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दिखा दिया आपको। ठीक है, तो ये जो कंटेंट है, कंटेंट बनाने में समय लगता है गाइस, तो ठीक है थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और इसी तरीके से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो जो है आगे भी, इंटरैक्टिव वीडियोस जो है, इंटरैक्टिव जो लर्निंग है उससे हम लोग समझने वाले हर चीज़ को। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। वीडियो जो अच्छी लगे तो उसको क्या कीजिए, शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, देखते हैं आगे। मालवा का पठार जो है अब कौन कौन सा, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी को जो है वही मालवा का पठार है हमारा। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी कहाँ पे है, देखिए मध्य प्रदेश ये रहा हमारा, ये हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और इसका वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, तो वेस्टर्न पार्ट हमारा ये वाला है, ये वेस्टर्न पार्ट ये है, तो ये हमारा कौन सा होगा, मालवा का पठार हमारा यही पे। तो मैं इसको अगर सर्किल करूं तो कुछ इस तरीके से ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, ये तो पूरा हमारे पास एमपी है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से ऐसे करके ये वाला पार्ट, ये पूरा हमारा ऐसे करके देख रहे होंगे आप, ये पार्ट हमारा पूरा एमपी। ठीक है, अगर इसको ऐसे करके ऐसे कर ले, हाँ ये हमारे पास ये वाला मैप, ये सही है। इस तरीके से ये ढक गया है इस वाले फिगर से, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये ऐसे करके ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, तो पूरा एमपी। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी। ठीक है, तो यही है हमारा कौन सा, मालवा का पठार। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मालवा का पठार, ये हमारा मालवा का पठार है, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी। ठीक है, तो देखिए वेस्टर्न पार्ट में कौन कौन सा है हमारे पास, उज्जैन हो गया, इंदौर जैसे शहर भी इसी प्लेट्यू में पड़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, काफी फेमस शहर है, काफी क्लीनेस्ट सिटी का इसको अवार्ड भी मिल चुका है इंदौर को। स्वच्छ सिटी है, सबसे ज्यादा स्वच्छ सिटी में ये नंबर 1 पे है इंदौर। तो उज्जैन हो गया, इंदौर, ये सारे जो सिटी है वो इसी पठार में पड़ते हैं, किस पे, मालवा का पठार पे पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कब बनती है, वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। लावा जब ठंडा हो जाता है और धीरे धीरे वो मतलब टूटने लगता है, तो फिर ब्लैक सॉइल जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, वोल्केनो है, यहाँ से इसने क्या किया, वोल्केनो निकला, इस तरीके से निकला और यहाँ से बह के नीचे आने लगा, इस पहाड़ से बह के नीचे आने लगा। धीरे धीरे जब ये ठंडा होगा तो छोटे छोटे पार्ट्स में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो कुछ भी वजह से हो सकता है, हो सके वेदरिंग की वजह से हो, ज्यादातर वेदरिंग की वजह से होता है। इस पे सनलाइट पड़ेगा, इस पे रेन होगी, फिर इस पे क्लाइमेट चेंज होगा, हॉट होगा, ये कोल्ड होगा, ये है कि नहीं। इस पे क्या होगा, एयर जो होगा, विंड फ्लो होगा, तो इस तरीके से इससे क्या होगा, ये ब्रेक होने लगेगा, मतलब ये छोटे छोटे पार्ट में टूट के ये क्या बन जाएगा, ये ब्लैक सॉइल बना देगा, काली मिट्टी बनाएगा। ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शंस के होने से हमारी काली मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है मालवा का पठार है, इसमें हमारी शिप्रा नदी फ्लो करती है। ठीक है, इसे जो है गंगा ऑफ मालवा भी बोला जाता है। शिप्रा नदी फ्लो करती है, शिप्रा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शिप्रा नदी यहीं पे फ्लो करती है, शिप्रा नदी फ्लो करती है और इसे क्या कहा जाता है, गंगा ऑफ मालवा, मतलब मालवा का गंगा बोला जाता है। तो मालवा का गंगा किसको बोला जाता है, मालवा का गंगा किसको बोला जाता है, तो ये शिप्रा नदी को बोला जाता है, मालवा का गंगा बोला जाता है। ठीक है, मालवा का गंगा किसे बोला जाता है, तो ये शिप्रा नदी को बोला जाता है। अब ये जो उज्जैन शहर की हमने बात की थी स्टार्टिंग में, ये इसी नदी के बगल में बसा हुआ है, शिप्रा नदी के। तो उज्जैन अगर पूछा जाए, उज्जैन महाकाल की नगरी,
तो उज्जैन जो है ये किस नदी के बगल में बसा हुआ है, तो ये हमारे शिप्रा नदी के बगल में बसा हुआ है। इसको याद रखिए, शिप्रा नदी के बगल में हमारा कौन सा शहर बसा हुआ है, उज्जैन शहर बसा हुआ है। अब उज्जैन को महाकाल की नगरी भी बोला जाता है, महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी इसे बोला जाता है उज्जैन को। और यहाँ पर जो महाकुंभ का आयोजन भी किया जाता है। जैसे अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ पर गया था लगभग 2016 में, 16 में, हाँ 16 में, 2016 में यहाँ पर शायद 2015 या 16 में यहाँ पे आयोजन हुआ था महाकुंभ का, तो इसको मैंने अटेंड किया था उज्जैन में। ठीक है, चलो हमने देख लिया मालवा का पठार। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर कौन सा था हमारा। एक बार रिवाइज कर लो, रिवाइज करते हुए चलेंगे, दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए, लेक्चर खत्म होते ही दिमाग में सेट कौन कौन सा है हमारा। तो सबसे पहला कौन सा था हमारा, मालवा, हमने देख लिया मालवा का पठार। दूसरा था हमारे पास बुंदेलखंड, तीसरा कौन सा था, बघेलखंड, और चौथा कौन सा था हमारे पास, छोटा नागपुर। सो ये थर्ड है और ये फोर्थ हमारा छोटा नागपुर। तो अब हम सेकंड वाला देखने जा रहे हैं। सेकंड हमारे पास है बुंदेलखंड, लिख लीजिए बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर। एक्सटेंशन की अगर बात करें, एक्सटेंशन, तो सबसे पहले इसको मैप पे देखते हैं कहाँ पे एक्सटेंशन है हमारा। तो ये देखिए बुंदेलखंड जो है हमारा ये है, ये वाला पार्ट, ये पूरा जो है अगर मैं सर्कल करूं तो यही है हमारा बुंदेलखंड। तो मैं इसके लिख देता हूं यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार। रीजन कौन कौन सा है हमारा, रीजन देखिए तो मध्य प्रदेश है और यूपी का एरिया है। ये कुछ ऐसे करके यहाँ से ऐसे घूम जाता है, और ये जो पार्ट है कुछ हमारा ये वाला ये यूपी में चला जाता है। तो इसके एक्सटेंशन की बात करें तो ये हमारे पास एमपी प्लस यूपी में लाई करता है। कौन सा, बुंदेलखंड का पठार, कौन सा, बुंदेलखंड का पठार, एमपी प्लस यूपी में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेनफॉल बहुत कम होता है, कृषि यहाँ पर नहीं हो पाता है। यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है, कृषि भी नहीं हो पाता है। अब देखिए चट्टान भी यहाँ पर क्या है, काफी है, काफी यहाँ पे जो है चट्टान है हमारे पास। तो कृषि न होने के कारण जो है गरीबी बहुत है। यह न्यू स्टेट का यहाँ पे जो है डिमांड भी चल रहा है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर बात करें तो यूपी में अगर कौन कौन सा है, तो यूपी में हमारे पास जो है ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, इस तरीके से जो एरिया है, जैसे मान लीजिए ललितपुर झांसी वाला एरिया यहाँ पर आता है। और मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो हमारे पास जो दतिया है, दतिया जैसा एरिया जो है, ये क्षेत्र जो है, ये सारे किस में लाई करते हैं, तो ये लाई करते हैं हमारे बुंदेलखंड में। गरीबी बहुत है फसल ना होने के कारण से, और यहाँ जो है न्यू स्टेट का डिमांड हो रहा है, न्यू स्टेट डिमांड हो रहा है, लोग इसकी मांग कर रहे हैं। ठीक है, न्यू स्टेट का डिमांड कर रहे हैं। और जो गरीबी ये काफी ज्यादा है यहाँ पे, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर जो है, कल्चर जो है वो संभव नहीं है। किस वजह से, रेनफॉल कम है, रेनफॉल यहाँ पर लो है, कम है, और यहाँ पर हाई क्या है, तो चट्टान मतलब स्टोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोन्स ज्यादा है, हाई, ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम लोग देख लेते हैं अपना 2 हो गया हमारे पास बुंदेलखंड, बघेलखंड होगा हमारे पास, और बघेलखंड के बाद हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर का पठार सबसे लास्ट में। तो अभी देख लेते हैं हम लोग बघेलखंड को। ठीक है, अब आते हैं अपने बघेलखंड पे। तो बघेलखंड का एरिया कौन सा है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बघेलखंड, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी हम बोल सकते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी जो है वो बघेलखंड का एरिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको लिख दूं, थर्ड नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं बघेलखंड, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार।
यहाँ पे लिख देता हूँ बघेल खंड। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है यही हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ क्या है, अगर हम एक्सटेंशन की बात करें यहाँ पे एक्सटेंशन की, तो ये जो हो जाएगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एमपी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी। अब ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में कौन कौन सा आता है, तो देखिए सतना आएगा, यहीं पे हमारा सिंगरौली आ जाता है, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो जिला है ये सिंगरौली आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रीवा आ जाएगा, पन्ना आ जाएगा। तो ये सारे जिला कहाँ पड़ते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में, मतलब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। सतना, सिंगरौली, रीवा, पन्ना सारे यहाँ पे आ जाएंगे आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये वाला, ये जो सिटी है, ये वाला जो जिला है सिंगरौली, ये थोड़ा ज्यादा फेमस, क्यों फेमस है, इसको एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, रिफाइनरी, पेट्रोलियम्स जितने भी हैं, पेट्रोलियम्स जितने भी हैं, ओएनजीसी वगैरह सब यहीं पे है, कोल माइंस भी यहीं पे है सिंगरौली में, इसीलिए इसको एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए एमपी में तो है, इसके अलावा जो है यूपी का जो चित्रकूट आता है ये भी इसी इलाके में पड़ता है। तो एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, ज्यादातर लाई करता है यहाँ पर, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, लेकिन एमपी के बाद जो है, एमपी के बाद अगर बात करें तो यूपी का जो चित्रकूट, यूपी का चित्रकूट जो है वो भी इज अ पार्ट ऑफ बघेलखंड, बघेलखंड का ही क्या वो हिस्सा है हमारा, ठीक है। तो इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट स्लाइड में अब देख लेते हैं हमारे पास छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ पे देखते हैं, चलते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, 4th नंबर जो है हमारे पास वो है छोटा नागपुर का पठार। हिंदी में इसको यही बोलेंगे, छोटा नागपुर का पठार। एक्सटेंशन की अगर बात करें, एक्सटेंशन इसका कहाँ कहाँ है, तो देखो झारखंड इसमें पूरा आता है, होल झारखंड लिख सकते हैं, होल झारखंड जेएच, पूरा झारखंड आ जाता है। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो है, सबसे पहले मैप पे दिखा दो इसको, तो ये है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो इसमें क्या है, पूरा झारखंड आ गया है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है नीचे यहाँ पे ये दिख रहा है, पूरा झारखंड इसमें आ गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक झारखंड इसमें आया है। ये वाला जो है उड़ीसा है हमारा, ये भी इसमें आता है, ठीक है। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल है, ये भी इसमें थोड़ा सा लाई करता है, और ये है छत्तीसगढ़ CH, तो ये भी इसमें लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा झारखंड हमने लिख दिया, कुछ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा प्लस वेस्ट बंगाल, और झारखंड तो पूरा है ही, झारखंड पूरा है, ये सारा को मिला दो तो ये हमारा आ जाता है कौन से पार्ट में, ये पठार जो बनाता है वो है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार आप मैप में यहाँ पर देख पाएंगे, ये हमारे पास छोटा नागपुर का पठार रहने वाला एरिया पूरा, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मिनरल्स जो है, मिनरल्स के मामले में टॉप इन इंडिया, भारत में नंबर 1 पे है, ठीक है। खनिज के मामले में भारत में नंबर 1 पे। यहाँ पर देखिए कोयला बहुत पाया जाता है, जो कोल है इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पाया जाता है कोयला यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे इसी पठार में
एक है हमारे पास हजारीबाग का पठार, हजारीबाग प्लेट्यू, और एक हमारे पास रांची प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू। ये दोनों जो है ये और ये इसी का एक हिस्सा है। किसका? छोटा नागपुर के पठार का एक हिस्सा है। अब यहां से देखिए इन दोनों के बीच से, जैसे यहां पे मान लीजिए, अब ये जो प्लेट्यू मैं बनाने जा रहा हूं ये दोनों, ये है हमारे पास हजारीबाग प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, और ये जो है हमारे पास ये है रांची प्लेट्यू। ठीक है, ये रांची प्लेट्यू, ये है हजारीबाग प्लेट्यू। इन दोनों के बीच से एक हमारी नदी होकर ऐसे गुजरती है इस तरीके से, इसका नाम है दामोदर रिवर। ठीक है, इसका नाम क्या है? दामोदर रिवर, दामोदर नदी नाम है इसका। अब इन दोनों किनारों पे, ये जो है इस नदी के किनारों पे ऊपर और इधर भी, यहाँ पे देखना ध्यान से, कोल पाए जाते हैं, COAL। क्योंकि आपको पता है कि हजारीबाग रांची प्लेट्यू जो है वो हिस्सा है किसका? तो छोटा नागपुर का, और छोटे नागपुर में जो कोल की अवेलेबिलिटी है वो काफी हाई है, काफी हाई। तो यहाँ पे कोल पाया जाता है। इस कोल के होने की वजह से यहाँ पर कुछ केमिकल्स जो होते हैं, कार्बन का अधिक जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कार्बन इमिशन जो है यहाँ पे, इमिशन जो है हाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जलीय जीव है, ये जो नदी बह रहा है इसमें जो जलीय जीव है वो जिंदा नहीं रह पाते हैं। हार्ड टू सर्वाइव, हार्ड टू सर्वाइव फॉर फिश और कोई भी अदर फ्रॉग वगैरह कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाते। तो इसीलिए इसको बायोलॉजिकल डिजर्ट बोला जाता है। बायोलॉजिकल डिजर्ट ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो ये जो होता है हमारे पास बायोलॉजिकल डिजर्ट, वो कहाँ पाया जाता है? तो यह दामोदर रिवर में, झारखंड से निकली और वेस्ट बंगाल में होते हुए यहाँ पे आके गिर जाती है। तो बायोलॉजिकल डिजर्ट इसको बोला जाता है। तो दामोदर नदी की अगर बात करें, दामोदर रिवर की अगर बात करें तो ये जो है ये बायोलॉजिकल डिजर्ट, बायोलॉजिकल डिजर्ट जो है ऑफ इंडिया, इसको आप बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ जो है, एक्वेटिक लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डिजर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को कंप्लीट करने वाले हैं पूरी तरीके से। ठीक है, ईस्टर्न घाट को करेंगे और वेस्टर्न घाट को नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।